हाँ, तो अब से करें स्टार्ट है ना। तो दोस्तों, मैं मुकेश कुडी विनायक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अपन ने जैसे लास्ट क्लास में एक तो पढ़ा था इकोसिस्टम का टॉपिक, और इकोसिस्टम के बाद पढ़ा था अपन ने जैसे मतलब कि पिरामिड क्या होते हैं, इसके अलावा जैसे पिरामिड क्या होते हैं, इसके अलावा जैसे खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, पिरामिड क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, जैव रासायनिक चक्कर क्या होते हैं, जैव रासायनिक चक्कर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्लास थी अपनी लास्ट वाली। आज की क्लास में अपन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जैसे जैव विविधता। अब जैव विविधता को अपन इंग्लिश में बोलते हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी, है ना। इंग्लिश में जैव विविधता को बोलते हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी। तो आप ध्यान दें, यहाँ से जैसे एक तो आता है जैविक विविधता, है ना। एक तो शब्द आता है जैसे जैविक विविधता। तो जैविक विविधता जो शब्द है, तो जैविक विविधता इस शब्द का प्रयोग किया गया था जैसे नॉर्स, है ना, नॉर्स व मेक मसन के द्वारा, है ना, मेक मसन के द्वारा। तो आप ये बात ध्यान में रखें कि जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था जैसे नॉर्स व मेक मेसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा, है ना, 1980 में। और एक आता है जैसे जैव विविधता। जैव विविधता को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग है 1985 में किया गया था जैसे किसके द्वारा, तो ये किया गया था जैसे सर वाल्टर रोजेन के द्वारा, है ना, वाल्टर रोजेन के द्वारा जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है जैसे जैव विविधता। जैव विविधता को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब बायो का मतलब क्या होता है, जैसे सजीव। अब सजीव में आपके जंतु भी आते हैं, तो पादप भी आते हैं। और डाइवर्सिटी शब्द का अर्थ होता है विभिन्नता। विभिन्नता बोले तो विषमता, कि जो जीवधारियों के मध्य जो आपकी विषमताएं या जो विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, जैसे जैव विविधता कहते हैं, है ना। कि जीवधारियों के मध्य पाई जाने वाली, है ना, जीवधारियों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता या विषमताओं को अपन क्या कहते हैं, जैसे जैव विविधता कहते हैं, है ना। विभिन्नता या विषमताओं को अपन जैव विविधता कहते हैं जो जीवधारियों के मध्य पाई जाती है। अब ये जैव विविधता शब्द, बायोडाइवर्सिटी शब्द का जो प्रयोग किया गया था जैसे 1985 में वाल्टर रोजेन के द्वारा, और जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था 1980 में नॉर्स व मेक मेसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो कई स्टूडेंट के यही चीज़ कंफ्यूज में रहती है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो जैविक विविधता शब्द दिया गया था जैसे नॉर्स व मेक मेसन, और जैव विविधता शब्द दिया गया था इसे किसके द्वारा, वाल्टर रोजेन के द्वारा। अब आती है जैसे अगला पॉइंट आता है इसमें कि जैव विविधता के जो पिता है वो कहा जाता है। तो जैव विविधता के जो पिता है वो कहा जाता है जैसे किसको, विल्सन को कहा जाता है ना। जैव विविधता के जो पिता है वो विल्सन को कहा जाता है ना, ये चीज़ है। अब जिन क्षेत्रों में जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है ना, जिन क्षेत्रों में जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है ना, जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है ना, ज़्यादा पाई जाती है, तो उन क्षेत्रों को अपन क्या बोलते हैं, जैसे हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं, है ना। उनको अपन जैसे हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है ना, जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है उन क्षेत्रों को अपन क्या बोलते हैं, जैसे हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं, है ना, हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। तो जो 1999 तक तो क्या है कि 1999 तक जो हॉट स्पॉट क्षेत्र थे, तो हॉट स्पॉट क्षेत्र कितने थे, जैसे 25 थे, है ना। 1999 तक तो जैसे जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी थी, है ना, जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी थी, जैसे 25 थी। लेकिन वर्तमान में जैसे जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं, तो वर्तमान में जैसे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, है ना, मतलब बायोडाइवर्सिटी वर्तमान में जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं, तो जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं, जैसे 34 है ना, 34 है। अब जैसे भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं, तो भारत में जैसे मैं इसको BD लिख देता हूँ, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन कितने हैं, तो भारत में जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन है वो कितने हैं, जैसे 4 है ना, 4 है। जैसे एक तो कौन सा है आपका, जैसे पूर्वी हिमालय, एक तो है जैसे पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र, एक तो है जैसे पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है जैसे पश्चिमी घाट हिमालय, है ना, पश्चिमी घाट हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र, है ना, पश्चिमी घाट हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र। तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा कौन सा है, जैसे इंडो बर्मा, है ना, इंडो बर्मा जैव विविधता
हॉटस्पॉट क्षेत्र, है ना, इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। और चौथा जो है वो कौन सा है, तो सुंडालैंड, है ना, सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र, है ना, सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र, ये चीज़ है। तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, आप इसको अच्छे से ध्यान दें। आज का जो अपना टॉपिक है वो है जैसे जैव विविधता। अब जैव विविधता अपन बोलते किसको है, तो जीवधारियों के मध्य जो विभिन्नताएं विषमताएं देखने के लिए मिलती है इसको अपन जैव विविधता बोलते हैं। अब जैविक विविधता शब्द का तो प्रयोग किया गया था जैसे नॉर्स व मैकमेसन के द्वारा, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था जैसे किसके द्वारा, वाल्टर रोजेन के द्वारा। और जैव विविधता का जो पिता है वो कहा जाता है जैसे किसको, विल्सन को कहा जाता है ना। फिर आगे पढ़ाता अपन ने कि जिन क्षेत्रों में जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट क्षेत्र कहते हैं, मतलब उनको तप्त स्थल, जैव विविधता के तप्त स्थल कहा जाता है। अब 1999 तक तो जैसे विश्व में कुल जो मतलब कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र चिन्हित किए गए थे 25। वर्तमान में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, 34 है। अब भारत में जैव विविधता, है ना, बीडी का मतलब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, तो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, 4 है। जैसे पहला तो कौन सा है, पूरी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र, है ना, पहला है जैसे पूरी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। दूसरा कौन सा है, पश्चिमी घाट हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। तीसरा कौन सा है, इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। चौथा कौन सा है, तो सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। यहाँ तक की बात हो गई है आपकी, है ना। तो आप यहाँ तक का तो ले स्क्रीनशॉट। जैव विविधता के बारे में एक सामान्य सी जानकारी कि जैव विविधता कितने, मतलब जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, भारत में कितने हैं, और भारत में जो 4 हैं तो कौन कौन से हैं। तो इसका तो ले आप स्क्रीनशॉट। फिर अपन आगे और पढ़ते हैं जैसे इस जैव विविधता के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। अब आगे आता है जैसे इसमें कि जो भारत भूमि है ना, भारत भूमि विश्व भूमि का, है ना, भारत भूमि विश्व भूमि का कितना प्रतिशत है, जैसे 2.4% है। भारत भूमि विश्व भूमि का 2.4% है। लेकिन भारत में, है ना, भारत में विश्व की, है ना, भारत में विश्व की 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है ना। भारत में विश्व की 7 से 8% क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है ना, जैव विविधता पाई जाती है। अगला जैसे पॉइंट है इसमें कि भारत, है ना, भारत, है ना, भारत जैव विविधता की दृष्टि से, है ना, भारत जैव विविधता की दृष्टि से 17 वर्ग जैव विविधता वाले क्षेत्रों में आता है ना, क्षेत्रों में आता है। तो भारत जैसे जो है जैव विविधता की दृष्टि से 17 वर्ग जैव विविधता वाले क्षेत्रों में आता है। अब अगला पॉइंट है जैसे इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है इसे कब, तो ये 22 मई को मनाया जाता है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है इसे 22 मई को। फिर है जैसे अगला कि मरुस्थलीकरण का, है ना, मरुस्थलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ना, मरुस्थलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो मरुस्थलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है इसे कब, 2006 को मनाया जाता है। फिर है जैसे जैव विविधता का, है ना, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता का जो अंतर्राष्ट्रीय, है ना, मतलब मरुस्थलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो मरुस्थलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2006 को। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था इसी किसको, तो 2010 को घोषित किया गया था जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो दोस्तों आपका ये 7 अक्टूबर 2018 की जैसे जो राजस्थान पुलिस SI का एग्जाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका इस टाइप से कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था कब, 2010 को, है ना। और एक है जैसे यहाँ पर कि वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो वनों का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, है ना। तो वनों का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, वनों का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था तो वो घोषित किया गया था किसे, 2011 को, है ना, 2011 को। और एक है जैसे यहाँ पर कि जैव विविधता एक्ट कब बना, तो जैव विविधता, है ना, जैव विविधता, इस जैव विविधता को बचाने के लिए जो जैव विविधता एक्ट बना था, जैव विविधता एक्ट बना
तो ये बना था जैसे कब 2002 में बना था, है ना, 2002 में जैव विविधता एक्ट बना जैसे भारत में। तो ये तो थी जैसे जैव विविधता को लेकर कुछ चीज़ें कि भारत भूमि विश्व भूमि का कुल कितना प्रतिशत है, 2.4% है ना। भारत भूमि विश्व भूमि का कुल 2.4% है। भारत में विश्व की 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है। भारत जैव विविधता की दृष्टि से 17 वृहद जैव विविधता वाले क्षेत्रों में आता है। अगला पॉइंट पढ़ा आपने कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। मरुस्थलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2006 को। अगला पढ़ा जो आपका राजस्थान पुलिस एसआई का क्वेश्चन है ये कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 2010 को। फिर ऐसे वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया किसको, 2011 को। और फिर अगला पॉइंट पढ़ने इसमें कि जैव विविधता एक्ट बना, तो जैव विविधता एक्ट बना कब, 2002 को, है ना, ये चीज़ है। अब जैसे सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो भारत में पाई जाती है। इसके अलावा सर्वाधिक जैव विविधता जैसे भारत में पाई जाती है। इसके अलावा जैसे ब्राज़ील में पाई जाती है। इसके अलावा जैसे पेरू में पाई जाती है। इसके अलावा जैसे इक्वाडोर में पाई जाती है। इसके अलावा जैसे मलेशिया में पाई जाती है ना, मलेशिया में पाई जाती है। जायरे में पाई जाती है। इसके अलावा से कंबोडिया में पाई जाती है ना, कंबोडिया में पाई जाती है। इसके अलावा से चीन में पाई जाती है। और एक जैसे अमेजन के वनों में पाई जाती है ना, अमेजन के वनों में पाई जाती है ना, अमेजन के वनों में पाई जाती है। और आप जानते हैं अमेजन के वनों में पाई जाती है। अब ये जो जैव विविधता अमेजन के वन में पाई जाती है, इसीलिए तो ये जो अमेजन के वन हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, सिर्फ पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, है ना, पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। तो जैसे है ना, जिन देशों में ज़्यादा पाई जाती है जैव विविधता उनको अपन क्या बोलते हैं, जैसे मेगा डाइवर्स कंट्री कहते हैं, है ना। जिन देशों में जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है तो उनको अपन मेगा डाइवर्स कंट्री कहते हैं। जैसे मेगा डाइवर्स कुछ कंट्री है, भारत है, ब्राज़ील है, पेरू है, इक्वाडोर है, मलेशिया है, जायरिया है, कंबोडिया है, चीन है ना। और एक ये अमेजन के वनों में पाई जाती है। तो अमेजन के वनों को अपन क्या बोलते हैं, जैसे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, है ना। अमेजन के वनों को अपन क्या बोलते हैं, सिर्फ पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। अब है जैसे जैव विविधता जो है, तो जैव विविधता में अपन आगे पढ़ते हैं। जैसे जैव विविधता के टाइप, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, तो ये भैया आपकी जैव विविधता जो है ये 3 प्रकार की होती है। जैसे एक तो होती है आनुवंशिक जैव विविधता, दूसरी कौन सी होती है सर, तो दूसरी होती है जैसे प्रजाति जैव विविधता, है ना, दूसरी होती है जैसे प्रजाति जैव विविधता, है ना, दूसरी होती है जैसे प्रजाति जैव विविधता। और तीसरी होती है जैसे सर कौन सी, तो तीसरी होती है जैसे पारिस्थितिकीय जैव विविधता, है ना, पारिस्थितिकीय जैव विविधता, है ना, पारिस्थितिकीय जैव विविधता, है ना, पारिस्थितिकीय जैव विविधता। तो जैव विविधता के 3 प्रकार है, आनुवंशिक जैव विविधता, है ना, आनुवंशिक जैव विविधता, दूसरी है जैसे प्रजाति जैव विविधता और तीसरी है जैसे पारिस्थितिकीय जैव विविधता। अब आनुवंशिक जैव विविधता क्या होती है, तो आप जानते हैं ना जैसे कि किसी भी जीव की जो पहचान है वो उसकी आनुवंशिक संरचना के आधार पर की जाती है ना। किसी भी जीव की पहचान उसकी आनुवंशिक संरचना के आधार पर की जाती है। तो एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता जो होती है ना, एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य पाई जाने वाली जो विभिन्नता जो होती है वो क्या कहलाती है, जैसे आनुवंशिक विभिन्नता या आनुवंशिक जैव विविधता बोलते हैं। और एक ही प्रजाति के, है ना, जैसे जीवों के मध्य पाई जाने वाली मतलब विविधता को अपन क्या बोलते हैं, इसे प्रजाति विविधता कहते हैं, है ना। और पारिस्थितिकी जैव विविधता, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र में देखने के लिए मिलती है आपको, जैसे घास स्थल का, है ना, जैसे घास स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र है, वन स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र है, खेत स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये जैव विविधता 3 प्रकार की होती है, आनुवंशिक, प्रजाति जैव विविधता, पारिस्थितिकी जैव विविधता ना। अब जैसे इसके बाद आती है जैव विविधता के प्रकार में कि जैव विविधता का मापन, है ना, जैव विविधता का मापन। अब जैसे जैव विविधता का जो मापन है वो मतलब 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो होती है जैसे अल्फा जैव विविधता, है ना, अल्फा जैव विविधता और अल्फा जैव विविधता। दूसरी होती है जैसे कौन सी, तो दूसरी होती है जैसे बीटा जैव विविधता, है ना, दूसरी होती है जैसे बीटा जैव विविधता। और सर तीसरी होती है जैसे कौन सी, तो गामा जैव विविधता, है ना, गामा जैव विविधता। तो जैव विविधता का जो मापन है ये 3 स्तर से किया जाता है, अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता, गामा जैव विविधता। अब अल्फा जैव विविधता किसे बोलते हैं, एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली, एक निश्चित क्षेत्र या समुदाय में, है ना, समुदाय में पाई जाने वाली
है ना, पाई जाने वाली एक निश्चित क्षेत्र या समुदाय में पाई जाने वाली जो जैव विविधता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसे अल्फा जैव विविधता कहते हैं। और एक से अधिक समुदाय में, है ना, एक से अधिक, है ना, एक से अधिक समुदाय में पाई जाने वाली, है ना, एक से अधिक समुदाय में पाई जाने वाली जो विविधता है तो वो क्या कहलाती है, जैसे बीटा जैव विविधता कहलाती है। और मतलब एक वृहद क्षेत्र पर या वैश्विक स्तर पर, है ना, वैश्विक स्तर पर पाई जाने वाली जो विविधता है, वैश्विक स्तर पर पाई जाने वाली, है ना, वैश्विक स्तर पर पाई जाने वाली जो विविधता है वो क्या कहलाती है, जैसे गामा जैव विविधता कहलाती है। तो जैव विविधता का जो मापन है वो 3 प्रकार से किया जाता है। अल्फा जैव विविधता एक निश्चित क्षेत्र या समुदाय में पाई जाती है। बीटा जैव विविधता एक से अधिक क्षेत्र या समुदाय में पाई जाने वाली विविधता, बीटा जैव विविधता। गामा जैव विविधता तो वैश्विक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता जो होती है वो गामा जैव विविधता कहलाती है। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे और पढ़ते हैं, जैसे इसमें, है ना, आगे और पढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई एक सामान्य सी जानकारी जैव विविधता में कि जैव विविधता का पिता कहा जाता है। तो विल्सन को जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा, वाल्टर रोजेन के द्वारा। फिर पढ़ा था आपने कि जैसे भारत विश्व भूमि का कुल कितना प्रतिशत है, 2.4% है। भारत में विश्व की कुल कितनी जैव विविधता पाई जाती है, 7 से 8% पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया 2010 को, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब, 22 मई को मनाया जाता है ना। यहाँ तक पढ़ा था अपन ने। अब जैसे इस पॉइंट को फिर आगे बढ़ाते हैं और आगे पढ़ते हैं जैसे इसको। तो इसमें अगला पॉइंट आता है जैसे जैव विविधता का संरक्षण, है ना। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं अपन जैसे जैव विविधता का, है ना, जैव विविधता का संरक्षण, है ना, जैव विविधता का संरक्षण। अब सर जैव विविधता संरक्षण जो होता है ये 2 प्रकार से किया जाता है, या जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियां होती हैं। एक तो होती है जैसे, एक तो होता है जैसे स्वस्थानीय संरक्षण, है ना, स्वस्थानीय संरक्षण। अब स्वस्थानीय संरक्षण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं जैसे इनस्टिट्यू कंजर्वेशन, है ना, इनस्टिट्यू कंजर्वेशन। तो इनस्टिट्यू कंजर्वेशन बोलते हैं इसको। और दूसरा होता है जैसे, मतलब जैव विविधता संरक्षण की जो दूसरी विधि होती है तो वो होती है जैसे परिस्थानीय, है ना, परिस्थानीय संरक्षण। अब परिस्थानीय संरक्षण को अपन बोलते हैं भैया इंग्लिश में इसको बोलते हैं जैसे एक्सिटिव कंजर्वेशन, है ना, एक्सिटिव कंजर्वेशन ये चीज़ है। तो जैव विविधता संरक्षण 2 प्रकार से किया जाता है, या जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियां होती है। एक तो होती है जैसे स्वस्थानीय संरक्षण, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे इनस्टिट्यू कंजर्वेशन कहते हैं। दूसरा होता है परिस्थानीय कंजर्वेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जैसे एक्सिटिव कंजर्वेशन। अब आप समझें कि स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, परिस्थानीय संरक्षण क्या है। तो संरक्षण की इस विधि में, है ना, संरक्षण की इस विधि में जीवों का संरक्षण की इस विधि में जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों में ही किया जाता है ना, उनके प्राकृतिक आवासों में ही किया जाता है ना, उनके प्राकृतिक आवासों में ही किया जाता है। तो स्वस्थानीय संरक्षण उसको बोलते हैं अपन जिसमें जीवों का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में ही करते हैं। तो वो मेथड जो होता है वो इनस्टिट्यू कंजर्वेशन कहलाता है। अब इनस्टिट्यू कंजर्वेशन का जो उदाहरण होता है, तो यदि अपन किसी भी स्पीसीज का यदि यदि अपन किसी भी स्पीसीज का यदि हॉट स्पॉट में कंजर्वेशन करते हैं तो वो हॉट स्पॉट क्या है, तो वो किसका उदाहरण है, जैसे इनस्टिट्यू कंजर्वेशन का उदाहरण है। तो हॉट स्पॉट इसका उदाहरण है। इसके अलावा जैसे एक होता है जैसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, एक होता है जैसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, और एक क्या होता है जैसे इसमें एक क्या आता है सर, तो एक इसमें क्या आता है जैसे राष्ट्रीय वन आता है, और एक इसमें क्या आता है, तो एक इसमें जैसे अभ्यारण्य आता है। तो हॉट स्पॉट है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय वन है, अभ्यारण्य है, ये किस में आते हैं, जैसे स्वस्थानीय संरक्षण में आते हैं, इनस्टिट्यू कंजर्वेशन में आते हैं। अब आप देखें एक्सिटिव कंजर्वेशन, तो संरक्षण की वह विधि है ना, संरक्षण की वह विधि है ना, संरक्षण की वह विधि जिसमें जीवों का संरक्षण है ना, संरक्षण की वह विधि जिसमें जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के स्थान पर है ना, उनके प्राकृतिक आवास के स्थान पर कृत्रिम आवास पर किया जाता है ना, कृत्रिम आवास में किया जाता है
कृत्रिम आवास में किया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको एक्सिटिव कंजर्वेशन कहते हैं। अब एक्सिटिव कंजर्वेशन का उदाहरण देखें आप, तो एक्सिटिव कंजर्वेशन का उदाहरण एक तो जैसे इसमें क्या है, तो जैसे है ना, जैसे एक तो इसमें जैसे जंतु उद्यान है ना, जंतु उद्यान है, इसके अलावा इसमें और क्या है, जैसे जंतु उद्यान है, इसके अलावा से वनस्पति उद्यान है, इसके अलावा जैसे इसमें जीन बैंक है ना, जीन बैंक है, इसके अलावा इसमें क्या है, जैसे बीज बैंक आता है, और एक क्या आता है, जैसे चिड़ियाघर आता है। तो जो चिड़ियाघर है, जीन बैंक है, बीज बैंक है, जंतु उद्यान है, वनस्पति उद्यान है, तो ये सर ये किसका उदाहरण है, जैसे एक्सिटिव कंजर्वेशन का उदाहरण है। तो ये था जैसे दोस्तों आपका कि जैव विविधता का संरक्षण कितने प्रकार से, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तब तक मैं आपको इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। सवस्थानीय संरक्षण, संरक्षण की वह विधि जिसमें जीवों का संरक्षण उनके नेचुरल हैबिटेट में किया जाता है, प्राकृतिक आवास में किया जाता है, तो वो होता है इनिशिएटिव कंजर्वेशन, जिसका उदाहरण है हॉट स्पॉट, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय वन, और एक क्या है, अभ्यारण्य। परिस्थानीय संरक्षण एक्सिटिव कंजर्वेशन, संरक्षण की वह विधि जिसमें जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के स्थान पर कृत्रिम आवास में किया जाता है, तो वो होता है जैसे एक्सिटिव कंजर्वेशन, है ना, एक्सिटिव कंजर्वेशन। अब इसका उदाहरण जैसे जंतु उद्यान है, वनस्पति उद्यान है, जीन बैंक है, बीज बैंक है, और क्या है, जैसे चिड़ियाघर है। तो यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया है, इस पॉइंट को फिर और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा टॉपिक है आपका जैसे एग्जामिनेशन के लिए, तो इसमें अपन आगे पढ़ते हैं जैसे बायोस्फीयर, है ना, बायोस्फीयर या जैवमंडल। तो अगला पढ़ते हैं जैसे अपन जैवमंडल। अब जैवमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे बायोस्फीयर कहते हैं, है ना, बायोस्फीयर कहते हैं। अब ध्यान दें कि जो यूनेस्को है आपका, तो यूनेस्को ने 1971 में क्या किया था, जैसे यूनेस्को ने 1971 में MAB के नाम से, है ना, MAB प्रोग्राम चलाया, MAB प्रोग्राम चलाया, है ना, MAB प्रोग्राम चलाया। तो जैवमंडल क्या होते हैं, इसको समझे आप एक बार विस्तार से कि यूनेस्को ने क्या किया था कि 1971 में यूनेस्को ने क्या किया था 1971 में जैसे MAB प्रोग्राम चलाया था, है ना, MAB प्रोग्राम चलाया था। अब जो MAB होता है तो इसका पूरा नाम होता है जैसे मैन एंड बायोस्फीयर, है ना, मैन एंड बायोस्फीयर, इसका MAB का पूरा नाम होता है जैसे मैन एंड बायोस्फीयर, है ना, मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर। ये प्रोग्राम चलाया गया था जैसे यूनेस्को के द्वारा 1971 में। और जो ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तो जैवमंडल, है ना, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना MAB प्रोग्राम के अंतर्गत, है ना, MAB प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में, है ना, भारत में 1986 में हुई। तो भारत में जो जैवमंडल, है ना, जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जो क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व जो रीजन है, उनकी स्थापना भारत में हुई थी 1986 में। कौन से प्रोग्राम के तहत, MAB प्रोग्राम के तहत, है ना, MAB प्रोग्राम के तहत हुई थी। और जैसे भारत में कुल जैवमंडल, भारत में, है ना, भारत में कुल जैवमंडलों की संख्या, है ना, भारत में कुल जैवमंडलों की संख्या कितनी है, जैसे 18 है ना, 18 है। इनमें से, है ना, इनमें से 9 जैवमंडल, है ना, 9 जैवमंडल को, है ना, 9 जैवमंडल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, सूची में शामिल, है ना, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है ना, इनमें से 9 जैवमंडल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो जैवमंडल यूनेस्को ने 1971 में MAB प्रोग्राम चलाया, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना MAB प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में हुई थी जैसे 1986 में। भारत में कुल जैवमंडल जो है वो 18 है, इनमें से 9 जैवमंडल यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, 9 जैवमंडल को, है ना। अब भारत का जैसे प्रथम जैवमंडल है, तो भारत का प्रथम जैवमंडल, है ना, भारत का प्रथम जैवमंडल, है ना, भारत का प्रथम जैवमंडल, तो ये कौन सा है, तो ये है जैसे सर नीलगिरी बायोस्फीयर, है ना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये भारत का क्या है, जैसे प्रथम, भारत का प्रथम क्या है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा है, नीलगिरी, है ना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत का प्रथम क्या है, जैसे जैवमंडल है ना, जैवमंडल है। अब आप ध्यान दें कि जो जैवमंडल होता है,
है ना, जैवमंडल जो होता है तो जैवमंडल में जैसे 3 क्षेत्र होते हैं, है ना, जैवमंडल में जैसे 3 क्षेत्र होते हैं, है ना, जैवमंडल में क्या होते हैं, जैसे 3 क्षेत्र होते हैं। अब ये 3 क्षेत्र कौन से होते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर इसको अपन आगे थोड़ा और पढ़ते हैं कि जैवमंडल के जैसे 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब जैसे जैवमंडल के क्षेत्र, अब जैसे जैवमंडल के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, तो इस जैवमंडल क्षेत्र में जैसे 3 क्षेत्र आते हैं, तो आप इसको जैसे ऐसे समझे, एक तो होता है जैसे इसमें कौन सा जोन है, जैसे कोर जोन है ना, एक तो होता है जैसे कोर जोन, कोर जोन के बाद दूसरा जोन कौन सा होता है, तो सर दूसरा जोन होता है जैसे बफर जोन, है ना, बफर जोन। और जैसे बफर जोन के बाद जो तीसरा जोन होता है तो होता है जैसे संक्रमण जोन, है ना, वो होता है जैसे संक्रमण जोन, यानी कि संक्रमण जोन को अपन क्या बोलते हैं, जैसे हेरफेर जोन कहते हैं, है ना, संक्रमण जोन को अपन जैसे हेरफेर जोन कहते हैं। तो जैवमंडल के अंतर्गत 3 क्षेत्र होते हैं। एक जो क्षेत्र होता है तो उसको अपन बोलते हैं जैसे कोर जोन। अब कोर जोन क्या होता है, तो यह है ना, यह जैवमंडल का, है ना, यह जैवमंडल का सबसे भीतरी भाग होता है, यह जैवमंडल का सबसे भीतरी भाग होता है ना, यह जैवमंडल का सबसे भीतरी भाग होता है, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों की, है ना, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों की, है ना, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती, है ना, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती है। तो ये जो जोन होता है ये कोर जोन कहलाता है। तो जैवमंडल के अंतर्गत जो है वो 3 जोन आते हैं। एक तो होता है कोर जोन, ये जैवमंडल का सबसे भीतरी भाग होता है जिसमें मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती है ना, ये चीज़ है। दूसरा जो जोन आता है इसमें, तो दूसरा जो जोन आता है वो होता है जैसे सर बफर जोन होता है ना, दूसरा जो जोन होता है वो बफर जोन होता है। अब बफर जोन की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये कोर जोन के बाहर होता है ना, यह कोर जोन के बाहर होता है ना, तो यह कोर जोन के बाहर होता है ना, यह कोर जोन के बाहर होता है। और इस बफर जोन में क्या होता है, इसमें शिक्षा व अनुसंधान जैसे, है ना, इसमें शिक्षा व अनुसंधान जैसे, है ना, इसमें शिक्षा व अनुसंधान जैसे क्रियाकलापों की, इसमें शिक्षा व अनुसंधान जैसी क्रियाकलापों की क्या होती है, अनुमति होती है ना, अनुमति होती है। तो ये होता है जैसे बफर जोन। तो यह कोर जोन के बाहर होता है, इसमें शिक्षा व अनुसंधान जैसे क्रियाकलापों की क्या होती है, जैसे अनुमति होती है ना। अब जैसे इसमें तीसरा और देखिए आप, तीसरा जो होता है तो वो क्या होता है, जैसे संक्रमण जोन होता है ना, संक्रमण जोन होता है। और संक्रमण जोन को अपन क्या बोलते हैं, जैसे हेरफेर जोन भी कहते हैं, है ना, हेरफेर जोन भी कहते हैं। तो यह जैवमंडल का, है ना, यह जैवमंडल का सबसे बाहरी जोन होता है ना, यह जोन मतलब जैवमंडल का सबसे बाहरी जोन होता है, जिसमें, है ना, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों जैसे, है ना, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों, है ना, मानवीय क्रियाकलापों जैसे पशु चराई है, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों जैसे पशु चराई है। इसके अलावा से लकड़ी काटना है, पशु चराई है, लकड़ी काटना है या लकड़ियों को इकट्ठा करना है ना, लकड़ियों को इकट्ठा करना है। इसके अलावा से फलों को एकत्रित करना है ना, फलों को एकत्रित करना है। तो इन क्रियाकलापों की, है ना, इन क्रियाकलापों की अनुमति होती है ना, इन क्रियाकलापों की अनुमति होती है। तो ये था जैसे दोस्तों आपका जैवमंडल, कि जैवमंडल, है ना, जैवमंडल कौन से क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है कि जहाँ पर जिन क्षेत्रों में जैविकता ज़्यादा होती है ना, जैवमंडल उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जिन क्षेत्रों में जैविकता ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे मानवीय कारणों के कारण वहाँ पर क्या हो रही है, जैसे जैविकता की क्षति हो रही है। तो जिन क्षेत्रों में जैविकता ज़्यादा होती है लेकिन मानवीय कारणों के कारण वहाँ पर जैसे जैविकता की क्षति हो रही है, तो ऐसे क्षेत्रों को जैसे क्या किया गया है, ऐसे क्षेत्रों को जैसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है या उनको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। अब भारत में जो जैवमंडल है, तो जैवमंडल की कुल संख्या कितनी है, जैसे 18 है, जिनमें से 9 जैवमंडल को जैसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और भारत का जो प्रथम जैवमंडल है, तो वो प्रथम जैवमंडल,
है जैसे कौन सा, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत का क्या है, जैसे प्रथम जैवमंडल है। फिर पढ़ा था आपने क्या कि जैवमंडल में 3 जोन होते हैं, है ना, जैसे एक तो कोर जोन होता है, दूसरा बफर जोन होता है, तीसरा कौन सा होता है, संक्रमण जोन होता है। तो सर ये क्या है, जैसे कोर जोन, बफर जोन, संक्रमण जोन। तो कोर जोन क्या होता है, ये जैवमंडल का सबसे भीतरी भाग होता है जिसमें मानवीय क्रियाकलापों की कोई भी अनुमति नहीं होती है ना, मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती है कोर जोन में। बफर जोन जो होता है कोर जोन का बाहरी भाग होता है, या यह कोर जोन के बाहर होता है, यह इसका बाहरी भाग होता है, और इसमें शिक्षा व अनुसंधान जैसी क्रियाकलापों की क्या होती है, जैसे अनुमति होती है ना। फिर है जैसे संक्रमण जोन या हेरफेर जोन, यह जैवमंडल का सबसे बाहरी जोन होता है और इसमें मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। अब मानवीय क्रियाकलापों में जैसे क्या क्या आती है, जैसे पशु चराई है, या कोई भी अनुसंधान करना है, या लकड़ी काटना है, फलों को एकत्रित करना है, तो इन क्रियाकलापों की इसमें क्या होती है, जैसे अनुमति होती है आपके कौन से जोन में, तो संक्रमण जोन या हेरफेर जोन में, है ना, ये चीज है। तो जैवमंडल उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर जैव विविधता ज्यादा होती है, लेकिन मानवीय कारणों के कारण वहां पर क्या हो रही है, जैसे जैव विविधता की क्षति हो रही है ना, तो उनको अपन जैसे मतलब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। अब अपन जैसे इसमें कुछ चीजें और पढ़ते हैं, जैसे एक होता है जैसे IUCN, है ना, मोस्ट है जैसे एग्जामों के लिए कि IUCN क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है जैसे इंटरनेशनल यूनियन, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, है ना, एंड नेचुरल रिसोर्स। तो ये इसका पूरा नाम होता है। तो ये चीज़ है, आप एक बार फिर से देखें इसको कि IUCN क्या है ना, IUCN क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, है ना, IUCN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। अब जैसे इसकी स्थापना है, तो इस सर इसकी स्थापना की गई थी जैसे 1948 में की गई थी, और कहाँ पर की गई थी, गललैंड में की गई थी ना, गललैंड में की गई थी। अभी गललैंड कहाँ पर है, तो ये है जैसे स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड। तो गललैंड कहाँ पर है, जैसे स्विट्जरलैंड में है। और IUCN की स्थापना कब, 1948 में की गई थी। अब इसकी स्थापना का जो उद्देश्य क्या था, तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, ये कि वैश्विक स्तर पर, है ना, वैश्विक स्तर पर यह संस्था, है ना, तो वैश्विक स्तर पर यह संस्था प्राकृतिक संसाधनों का, है ना, प्राकृतिक संसाधनों का क्या करती है, संरक्षण करती है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है, वैश्विक संस्था है ये IUCN, जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है। मुख्यालय है इसका जैसे गललैंड स्विट्जरलैंड में, स्थापना हुई थी 1948 में, और पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स, है ना, ये चीज़ है। अब जैसे आपकी जैसे जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, तो संकटग्रस्त प्रजातियों का, है ना, संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है ना, रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें, तो रेड डाटा बुक में, है ना, रेड डाटा बुक में। तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है आपका ना, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, कि संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें, तो लाल आंकड़ा पुस्तक में, है ना, लाल आंकड़ा पुस्तक में संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये जो आपकी जो रेड डाटा बुक है ना, जो रेड डाटा बुक है, तो रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन किया जाता है, तो रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन किया जाता है, तो ये सर किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भैया IUCN के द्वारा किया जाता है ना, IUCN के द्वारा किया जाता है। और इसका जो पहली बार प्रकाशन हुआ था, तो प्रथम प्रकाशन हुआ था जैसे रेड डाटा बुक का कब, तो 1 जनवरी, है ना, इसका प्रथम बार प्रकाशन हुआ था जैसे 1 जनवरी 1972 को इसका पहली बार प्रकाशन हुआ था जैसे रेड डाटा बुक का, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है ना। और जैसे किसी भी, इसमें कुछ चीज़ें आप और ध्यान दें, जैसे ऐसे किसी भी संकटग्रस्त प्रजाति को, है ना, किसी भी संकटग्रस्त प्रजाति को, है ना, किसी भी संकटग्रस्त प्रजाति को पहले रेड डाटा बुक में, है ना, पहले रेड डाटा बुक में लाल व
है ना, लाल व पीले, है ना, लाल व पीले पृष्ठ पर दिखाया जाता है, पृष्ठ पर दिखाया जाता है ना, पृष्ठ पर दिखाया जाता है। बाद में स्थिति, है ना, बाद में स्थिति सुधरने पर, है ना, बाद में स्थिति सुधरने पर, है ना, बाद में स्थिति सुधरने पर इसे हरे पृष्ठ पर दिखाया जाता है ना, हरे पृष्ठ पर दिखाया जाता है। तो ये था जैसे दोस्तों आपका कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती है, जैसे संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं तो संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में, और ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का कार्य करती है। IUCN प्रथम बार प्रकाशन रेड डाटा बुक का कब, 1 जनवरी 1972 को। और किसी भी संकटग्रस्त प्रजाति को पहले रेड डाटा बुक में लाल व पीले पृष्ठ पर दिखाया जाता है, बाद में स्थिति सुधरने पर इसे किस में दिखाया जाता है, इसे हरे पृष्ठ पर दिखाया जाता है। तो आप इस IUCN का भी लें जैसे स्क्रीनशॉट। IUCN क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी ना। तो ये चीज़ होगी जैसे IUCN की, है ना। अब जैसे IUCN के बाद अपन अगली संस्था पढ़ते हैं जैसे WWF, है ना। तो IUCN के बाद अपन अगली संस्था पढ़ते हैं जैसे WWF। तो अगला पॉइंट है जैसे अपना WWF। अब WWF का जो पूरा नाम होता है ना, WWF का, है ना, अगला है जैसे WWF का जो पूरा नाम होता है तो वो होता है जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि विश्व वन्य जीव कोष, है ना। WWF का जो पूरा नाम होता है वो होता है जैसे विश्व वन्य जीव कोष, है ना, विश्व वन्य जीव कोष, है ना, जीव कोष, ये चीज है। अब देखें यह संस्था, है ना, यह संस्था IUCN के द्वारा, यह संस्था IUCN के द्वारा स्थापित की गई है ना, यह संस्था IUCN के द्वारा स्थापित की गई है। और अगला आता है जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी तो वो हुई थी जैसे 1961 में। और इसका मुख्यालय जो है तो इसका मुख्यालय भी जैसे कहाँ पर है तो गलैंड स्विट्जरलैंड में है ना, गलैंड स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय भी, किसका, जैसे WWF का। और ये भी क्या करती है तो ये वन्य जीवों का संरक्षण, है ना, वन्य जीवों, है ना, वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य किया जाता है ना। इसके द्वारा क्या किया जाता है तो वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा, मतलब WWF के द्वारा। अब अगली चीज, अगला पॉइंट आता है इसमें कि जैसे इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, WWF का जो प्रतीक चिन्ह होता है तो इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है तो वो क्या होता है, जैसे लाल पांडा होता है ना, ये चीज है। तो ये भी एग्जाम में खूब ज्यादा आता है आपका कि WWF का प्रतीक चिन्ह होता है लाल पांडा। WWF का पूरा नाम होता है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, एग्जाम में दे देते हैं वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड फंड या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, है ना, ऐसे ध्यान में रखें। इसका पूरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, प्रतीक चिन्ह होता है लाल पांडा। अब ये जो जंतु है, यह जंतु, है ना, यह जंतु शाकाहारी व शर्मिला होता है ना, यह जंतु शाकाहारी व शर्मिला होता है तथा यह बांस की पत्तियों को खाता है ना, तथा यह बांस की पत्तियों को खाता है लाल पांडा, है ना, तथा यह बांस की पत्तियों को खाता है। और जो रेड पांडा प्रोजेक्ट है ना, रेड पांडा जो प्रोजेक्ट है, मतलब लाल पांडा जो प्रोजेक्ट है, तो जैसे लाल पांडा को बचाने के लिए या प्राकृतिक आवासों में इनका स्थान, है ना, जैसे रेड पांडा की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए और प्राकृतिक आवासों में इनका स्थान सुनिश्चित करने के लिए, और है ना, प्राकृतिक आवासों में इनका स्थान मतलब सुनिश्चित करने के लिए जो रेड पांडा प्रोजेक्ट है, तो ये रेड पांडा प्रोजेक्ट चलाया गया था कब, 1996 में, है ना। तो रेड पांडा प्रोजेक्ट चलाया गया था 1996 में। तो आप दोस्तों इसका भी ले स्क्रीनशॉट, फिर इसमें कुछ आगे और पढ़ते हैं अपन जैसे जैव विविधता के पॉइंट में, अच्छा है आपका एग्जामिनेशन के लिए। अब इसमें जैसे इसके बाद अगली संस्था आती है जैसे आपकी ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक। तो ट्रैफिक का पूरा नाम देखें आप, जैसे ट्रेड रिकॉर्ड, है ना, ट्रैफिक का पूरा नाम है जैसे ट्रेड रिकॉर्ड, है ना, ट्रैफिक का पूरा नाम है जैसे ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस, है ना, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, है ना, फ्लोरा एंड फौना
है ना, इन कॉमर्स, है ना, इन कॉमर्स, ये चीज है। तो जो ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक का पूरा नाम क्या है, जैसे ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, है ना, ट्रैफिक का पूरा नाम है जैसे ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, ये ट्रैफिक का क्या है, जैसे पूरा नाम है। अब जैसे इस ट्रैफिक की स्थापना कब हुई थी, तो सर ट्रैफिक की स्थापना हुई थी जैसे कब, तो ये हुई थी 1976 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी कैम्ब्रिज में ना, ये चीज़ ध्यान में रखें। ट्रैफिक का पूरा नाम मोस्ट एग्जामों के लिए स्थापना 1976 कैम्ब्रिज में हुई थी। अब ये करती क्या है, जैसे ट्रैफिक क्या करती है, तो ट्रैफिक क्या करती है, तो इसके द्वारा, है ना, या इसके द्वारा, है ना, इसके द्वारा संकटग्रस्त जंतु व, है ना, इसके द्वारा संकटग्रस्त जंतु व पादपों के, संकटग्रस्त जंतु व पादपों के अवैध व्यापार पर, है ना, अवैध व्यापार पर, है ना, अवैध व्यापार पर रोक लगाई जाती है ना, रोक लगाई जाती है। तो ये ट्रैफिक का काम है कि ट्रैफिक क्या काम करता है, तो इसके द्वारा संकटग्रस्त जंतु एवं पादपों के अवैध व्यापार पर रोक लगाई जाती है, किसके द्वारा, ट्रैफिक के द्वारा। इसका पूरा नाम क्या है, इसे ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, स्थापना 1976 कैम्ब्रिज में हुई थी, और संकटग्रस्त जंतु एवं पादपों के अवैध व्यापार पर इसके द्वारा रोक लगाई जाती है, जैसे ट्रैफिक की संस्था के द्वारा। अब जैसे अपन दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट और पढ़ते हैं कि जैसे आपका एक तो हाथी प्रोजेक्ट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट की स्थापना, है ना, जैसे एलिफेंट प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी, है ना, एलिफेंट प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी। इसके अलावा इसमें एक पढ़ते हैं जैसे एलिफेंट प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी, और एक पढ़ते हैं जैसे इसमें टाइगर प्रोजेक्ट, है ना। तो यहाँ तक की तो हो गई आपकी बात। अगला पॉइंट देखें, तो अगला देखते हैं अपन जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, है ना, टाइगर प्रोजेक्ट। तो जो टाइगर प्रोजेक्ट है भाई, बाघों को बचाने के लिए, है ना, बाघों को बचाने के लिए, या बाघों की, है ना, बाघों की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए, बाघों की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए, है ना, बाघों की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए, तथा प्राकृतिक आवासों में, तथा प्राकृतिक आवासों में, है ना, प्राकृतिक आवासों में इनके स्थान को सुनिश्चित करने के लिए, है ना, इनके स्थान को सुनिश्चित करने के लिए, है ना, इनके स्थान को सुनिश्चित करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट, है ना, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, है ना, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में जोधपुर निवासी, है ना, जोधपुर निवासी कैलाश चंद सांखला के द्वारा चलाया गया, जोधपुर निवासी कैलाश चंद सांखला के द्वारा, है ना, सांखला के द्वारा चलाया गया, है ना, सांखला के द्वारा चलाया गया। और सबसे पहले जैसे इस टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ना, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ना, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन खूब ज़्यादा आता है, जैसे आपका एग्जाम में एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी मोस्ट चीज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और ये कहाँ पर है, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये सर कहाँ पर है, जैसे उत्तराखंड में है ना। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है ना, टाइगर प्रोजेक्ट जो है, तो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था जैसे जोधपुर निवासी कैलाश चंद सांखला के द्वारा बाघों की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए, या प्राकृतिक आवासों में इनके स्थान को सुनिश्चित करने के लिए, है ना, जैसे 1973 में चलाया गया था कैलाश चंद सांखला के द्वारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में चलाया गया, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहाँ पर है, जैसे उत्तराखंड में है। यहाँ तक की बात हो गई। अब यह प्रोजेक्ट, है ना, यह प्रोजेक्ट बाघ परियोजना, है ना, यह प्रोजेक्ट बाघ परियोजना, है ना, बाघ परियोजना निदेशालय के द्वारा चलाया गया, है ना, यह प्रोजेक्ट बाघ परियोजना निदेशालय के द्वारा चलाया गया, है ना, बाघ परियोजना निदेशालय के द्वारा चलाया गया। बाद में यानी कि 2006 में, बाद में यानी कि 2006 में इस परियोजना का नाम बदलकर, है ना, बाद में 2006 में इस परियोजना का नाम बदलकर, इस परियोजना का नाम बदलकर इसका नाम,
है ना, इसका नाम बाघ संरक्षण, है ना, बाघ संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया, है ना, बाघ संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया, है ना, कर दिया गया, ये चीज़ है, कर दिया गया, ये चीज़ है। तो ध्यान में रखें, ये प्रोजेक्ट चलाया गया था इसी बाघ परियोजना निदेशालय के द्वारा, और 2006 में इस बाघ परियोजना निदेशालय का नाम क्या कर दिया गया, तो इसका नाम कर दिया गया सर क्या, तो बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसका नाम कर दिया गया। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, एग्जामों के लिए काफ़ी मोट चीज़ है टाइगर प्रोजेक्ट, है ना। टाइगर प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया गया, कब चलाया गया, है ना, टाइगर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है ना, या बाघ संरक्षण प्राधिकरण, बाघ परियोजना निदेशालय का नाम बदलकर किया गया बाघ संरक्षण प्राधिकरण, तो ये 2006 में, यहाँ तक की बात हो गई। अब आप एक और देख ले जैसे, है ना, एक और देख ले आप जैसे एलिफेंट प्रोजेक्ट, है ना, एलिफेंट प्रोजेक्ट। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट लास्ट में है जैसे अपना एलिफेंट प्रोजेक्ट, यानी कि एलिफेंट प्रोजेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, इसे हाथी परियोजना कहते हैं, है ना, हाथी परियोजना। तो ये जो हाथी परियोजना है, हाथी परियोजना है, तो हाथी को बचाने के लिए, है ना, हाथी को बचाने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया गया। और एलिफेंट प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी जैसे कब, 1992 में हुई थी। और एलिफेंट प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी तो वो कहाँ से हुई थी, सिंहभूमि, और सिंहभूमि कहाँ पर है, झारखंड में है ना। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो 1992 में हुई थी, सिंहभूमि झारखंड में। और हाथी को बचाने के लिए या हाथी की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए तथा प्राकृतिक आवासों में इनका स्थान सुनिश्चित करने के लिए, ये आपका 1992 में सिंहभूमि झारखंड में एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी ना। अब आप जैसे कि राष्ट्रीय विरासत पशु, है ना, राष्ट्रीय विरासत पशु, तो राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है जैसे किसको, हाथी को ना, राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है जैसे किसको, हाथी को। और ये सर घोषित किया गया है कब, 2010 को। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, है ना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो ये सर कौन सा है, जैसे गांगे डॉल्फिन है ना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है जैसे गोंगे डॉल्फिन। और इस गोंगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था कब, 2009 में, है ना। जैसे राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया 2010 में, और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया जैसे किसको, गांगे डॉल्फिन को, है ना, गांगे डॉल्फिन को। कि वन पारितंत्र में, है ना, वन पारितंत्र में जो स्थान शेर का है, वन पारितंत्र में जो स्थान शेर का है वही स्थान, है ना, वही स्थान नदी पारितंत्र में, है ना, नदी पारितंत्र में किसका होता है, तो गांगे डॉल्फिन का होता है ना, गांगे डॉल्फिन का होता है। समझ गए क्या इसका मतलब, कि इस लाइन का मतलब है कि जैसे वन पारितंत्र में क्या होता है, जैसे वन पारितंत्र में जो टॉप कंज्यूमर जो होता है वो क्या होता है, शेर होता है ना। वन पारितंत्र में जो टॉप कंज्यूमर जो होता है वो क्या होता है, शेर होता है ना। शेर क्या होता है, शीर्षक उपभोक्ता होता है जैसे वन पारितंत्र में। उसी प्रकार से नदी पारितंत्र में जो टॉप कंज्यूमर होता है ना, टॉप कंज्यूमर होता है तो वो कौन होती है, जैसे गांगे डॉल्फिन होती है ना, ये चीज़ है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे नदी पारितंत्र में शीर्षक उपभोक्ता कौन होता है, तो नदी पारितंत्र में शीर्षक उपभोक्ता कौन होता है, जैसे गोंगे डॉल्फिन। इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया जैसे कब, 2009 में, है ना, ये चीज़ है। अब आप दोस्तों मैं इसको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और रिवाइज कर देता हूँ जो एग्जामों के लिए मोस्ट एंड लास्ट में अपना जो जैविकता का टॉपिक है तो वो भी आज की क्लास में कंप्लीट है ना। अब जैसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो जैविकता से रिलेटेड एग्जाम में आती है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविकता दिवस मनाया जाता है, तो कब, मतलब 22 मई को। मतलब जैविकता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया कब, 2010 को। भारत में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, 4 है। विश्व में कुल जैविकता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, 34 है। जैविकता का पिता किसे कहा जाता है, विल्सन को कहा जाता है। और ये ट्रैफिक जैसी संस्थाओं का ध्यान में रखें कि ट्रैफिक क्या काम करती है, तो जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां या जो दुर्लभ प्रजातियां होती हैं, इनके अवैध व्यापार पर निगरानी रखी जाती है किसके द्वारा, ट्रैफिक के द्वारा, है ना, जिसकी स्थापना 1976 में कहाँ पर, कैम्ब्रिज में। और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब, 1973 में। और जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत कब, 1992 में, है ना, एलिफेंट प्रोजेक्ट। और एक होता है हाथी परियोजना, तो हाथी एलिफेंट
प्रोजेक्ट या हाथी परियोजना, इसकी शुरुआत 1992 और ये राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया हाथी को कब, 2010 में। और अपन ने पढ़ा जैसे जैवमंडल, भारत में कुल जैवमंडल की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। और जैवमंडल में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, कोर होता है, बफर होता है, संक्रमण होता है। और जैव विविधता का संरक्षण कितने प्रकार से, तो 2 प्रकार से। एक तो कौन सा होता है, जैसे स्वस्थानीय संरक्षण मतलब इनिशिएटिव कंजर्वेशन, एक क्या होता है जैसे परिस्थानीय संरक्षण यानी कि एक्सटिव कंजर्वेशन, ये चीज़ है। और एक जैसे जैविकता का जैसे मापन है, तो जैविकता का मापन जैसे 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो अल्फा जैविकता होती है, एक बीटा जैविकता होती है, एक गामा जैविकता होती है। अल्फा जैविकता जो किसी निश्चित क्षेत्र या समुदाय में जो विविधता देखने के लिए मिलती है, इसको अपन अल्फा जैविकता कहते हैं। और एक से अधिक समुदायों में जो विविधता देखने के लिए मिलती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बीटा जैविकता कहते हैं। और वैश्विक स्तर पर मिलने वाली जो विविधता होती है वो क्या कहलाती है, गामा जैविकता कहलाती है ना, ये चीज़ है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जैसे जैविकता का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। जैविकता से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है तो सारा मैंने इस क्लास में या इस वीडियो में ही इंक्लूड कर दिया है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, वीडियो को पूरी तरीके से मतलब पूरा भी देखें। और है ना, मतलब वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक व शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में अपनी फिर मुलाकात होगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।